नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां चंडीगढ़ में हुई हाई पावर क्लब कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 4 टेंडरों पर मुहर लगी है। वहीं ई टेंडरिंग पर सीएम ने कहा कि जो फैसला पहले था वही रहेगा। G20 सम्मेलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि सभी डेलीगेट्स हरियाणा की अच्छी यादें और छवि लेकर के जाएं। हमने एक परिवर्तन किया है और वो विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे सप्लाई एंड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे, उनको सबको खोला गया। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी, और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत उनको टेकअप किया जाएगा। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे। G20 देश के सभी प्रांतों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं, जिसका जो पहला कार्यक्रम कल 1 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख को समाप्त होगा। कल उसमें सायकाल के एक समय में मुझे भी जाना है और मैं समझता हूं कि हमने हरियाणा में ऐसे सब देशों के लोगों का अवगत करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं की हैं और एक हरियाणा की एक अच्छी याद वो लेकर के जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की समझ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने G20 को लेकर के कहा कि G20 हरियाणा में होना सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने डीपीटी को लेकर के कहा कि भारत की बहुत प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो सिस्टम अपनाए हैं उससे भारत की साख बनी है। G20 भारत में हो रहा है, 56 देशों में इसकी बैठकें होने वाली हैं। हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हरियाणा को भी एक समूह की बैठक का आतिथ्य करने का, होस्ट करने का अवसर मिला है और उस नाते से जहां सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे जोश खरोश के साथ उस आतिथ्य के लिए लगी हुई है और बैठक को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, उसी रूप में बहुत सारे संगठन और समाज भी उस नाते से पूरा उत्साहित है। जो बड़ी भारत की प्रशंसा इस विषय में हो रही है उसमें सबसे बड़ा विषय है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है भारत का। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि जाती है, जिस तरह से जन धन के खातों में पैसा गया है, किसानों की पेमेंट डायरेक्ट जाने लगी है, क्योंकि भारत की आबादी होने से नंबर ऑफ पीपल्स, बेनिफिशरीज का नंबर भी अधिक है और उस राशि का भी अधिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जाती है। तो इस नाते से भारत ने उसमें एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसके कारण से लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो सिस्टम भारत ने अपनाए हैं उसके कारण से भारत की इस विषय में भी एक साख बनी है। आगामी लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए हरियाणा बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि जल्द ही फरीदाबाद, मानेसर और गुड़गांव नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बीजेपी का परचम फहराने के लिए रामविलास शर्मा, कमल गुप्ता और संजय भाटिया को
चुनाव इंचार्ज बनाया गया। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 मार्च को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी बुलाई गई। इतना ही नहीं, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 6 अप्रैल तक बीजेपी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता 5 लाख घरों पर सुबह 9 बजे एक साथ भाजपा का झंडा फहराएंगे। संगठन की मजबूती के लिए 19 मार्च को प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक होगी और जिसमें लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। देखिए, अभी आगामी चुनाव हैं फरीदाबाद, मानेसर और गुड़गांव नगर निगम के, उसकी तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। रामविलास शर्मा जी, कमल गुप्ता जी, संजय भाटिया जी को हमने इंचार्ज बनाया हुआ है। रामविलास जी मानेसर, संजय भाटिया फरीदाबाद और कमल गुप्ता जी गुड़गांव। जोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक इसकी तैयारी की बैठक अभी 2 मार्च को भी बुलाई गई है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए और संगठनात्मक गति को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं। इस लक्ष्य को 6 अप्रैल तक हम पूरा करेंगे और 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस दिन जो है हम 5 लाख घरों पर एक साथ सुबह 9 बजे पार्टी का ध्वज फहराएंगे। इसमें 4 लाख पन्ना प्रमुख होंगे, 1 लाख उससे ऊपर का पार्टी का कैडर होगा। और इसी की तैयारी के लिए एक 19 मार्च को प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक सामूहिक बैठक जो है बुलाएंगे, जिसमें जितने भी हरियाणा के शक्ति केंद्र हैं लगभग 4,500 शक्ति केंद्र प्रमुख उस बैठक में हाजिर होंगे और वहां से एक पूरी तैयारी के साथ उनको 6 अप्रैल की तैयारी के साथ भेजा जाएगा। इस प्रकार का लक्ष्य हम इसमें लेके चले हैं। वहीं रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग विदेशों की यात्रा करते थे उन्हें सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है और भारत की भूमिका क्या है। साथ ही कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ एंड ग्रुप और साथ ही साथ कई सारे मुद्दों को लेकर के वो बात करते नजर आए। अभी तो ये ठीक है कि जो विदेशों में यात्रा करते थे उनको सड़क पे यात्रा करनी हम लोगों ने बता दी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारत का गौरव क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की भूमिका क्या है। उस भूमिका को आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में राजनीतिक संस्कृति हमने विकसित करी है, वो एक अच्छी सरकार चलाने की राजनीतिक संस्कृति विकसित करी है। और इसलिए अब तो भाजपा स्थायी सरकार कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ बनाने वाली सरकार चलाती है। और इसलिए हरियाणा में लोग बहुत सारी बात करते हैं, चिंता मत करें, गुजरात में हम 7 बार आए हैं, दिल्ली में 2 बार और अगले साल 3री बार हम दोनों जगह आने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी सरकार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिस पर विज ने कहा कि सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है। ये लोग भीड़ इकट्ठा करके सीबीआई पर दबाव बनाना चाहते हैं, जो कि काफी गलत है। वहीं पंजाब में बिगड़ते माहौल पर विज ने कहा कि देश का सबसे बड़ा पाप बताया और कहा कि इनके निकम्मेपन के वजह से पंजाब का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। देखिए, सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है, देश की सर्वोच्च एजेंसी है, तथ्यों पर आधारित ही वो कार्रवाई करती है। अब ये भीड़ इकट्ठी करके सीबीआई पर दबाव डालना चाहते हैं, जो कि अनुचित है। आप लेट देम डू, आपको मौका दिया जा रहा है कोर्ट में अपनी बात कहने का। आप क्या सीबीआई के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि अगर आप हमारे हक में काम नहीं करोगे तो हम देश का माहौल खराब कर देंगे? आप तो देश का पाप है। ये तो सब जगह पर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो कह के ये सत्ता में आए थे, ये उससे बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। और पंजाब का माहौल इन्होंने लगातार इनके निकम्मेपन की वजह से खराब होता जा रहा है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई के माध्यम से प्रतिशोध की राजनीति न करने की बात कही। साथ ही पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने पर कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। 2024 के चुनाव को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए कि कांग्रेस भी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रजातंत्र के अंदर प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या है इस मामले में, क्या सच्चाई है उस बारे में तो जब सारे मामले गहराई तक जाएंगे तभी पता चलेगा। और ये हमारी धार्मिक आस्था है, सभी राजनीतिक विचारधारा से उठती है। जहाँ तक 24 की बात आपने कही है, 24 में हर पार्टी अपने अपने प्रयास करे, कांग्रेस पार्टी भी। हम हरियाणा प्रदेश में मजबूती से अपने प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। हरियाणा के अंदर जो सरकार है उस सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। हर वर्ग उस सरकार से परेशान है। हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है। आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में आगे पहुंचा है। तो आज हमारा प्रयास है हरियाणा के अंदर कि लोगों में जागृति लाई जाए और दोबारा से हरियाणा विकास पथ पे लौटे, ऐसे प्रयास करें। तो हम भी अपना जो प्रजातांत्रिक धर्म है, विपक्ष के एक मजबूत विपक्ष के जागरूक विपक्ष के नाते वो हरियाणा में निभा रहे हैं। वो यात्रा का यही है कि बेरोजगारी जो हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया हरियाणा प्रदेश, असंवेदनशील सरकारें जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हरियाणा के प्रदेश के लोगों के लिए कार्य करने के बजाय वो खुद स्वयं महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन कार्य कर रहा है। पंजाब के अंदर जो कानून व्यवस्था चौपट होने की तरफ बढ़ती जा रही है, देशद्रोही किस्म के लोग वहाँ पर जो है इस रूप में खुलकर सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ई टेंडरिंग की खिलाफत करने पर बबली के सरपंचों की नीयत पर सवाल उठाने पर अजय चौटाला ने देवेंद्र बबली पर पलटवार करते हुए कहा, बबली के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संगठन के बिना सरकारें नहीं बनती हैं। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, तो अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री पड़ा है, उसको चला रहे हैं। संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। कुरुक्षेत्र में कृषि मंत्री जेपी दलाल और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर समेत शिष्टमंडल ने पिहोवा स्थित एफपीओ पैक हाउस का अवलोकन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत खेती में नए आयाम स्थापित करेगी। साथ ही कहा कि पेरिस, फ्रांस और हॉलैंड जैसे देशों में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की तर्ज पर गन्नौर में 550 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही टेंडर अलर्ट कर दिए जाएंगे और जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मंडी में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गन्नौर की मंडी का 550 एकड़ के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी मंडियां हैं हमने देखी हैं, पेरिस में है, स्पेन में है, हॉलैंड में है, और वहाँ उन मंडियों के अंदर बहुत बड़ा कारोबार होता है। हमारा लक्ष्य है कि गन्नौर की मंडी चालू करके प्रति वर्ष 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का कारोबार करे। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का सारा बजट ही 2.25 लाख करोड़ का है। एक मंडी से अगर इतना ज़्यादा कारोबार होगा तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को फायदा होगा और वहाँ पर पूरी जो सुविधाएं हैं विश्व स्तरीय, चाहे कोल्ड स्टोरेज की हो, पैक हाउस की हो, ग्रेडिंग की हो, सॉर्टिंग की हो, और विश्व स्तरीय जो प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा तो व्यापारी भी दुनिया भर के वहाँ आएंगे और जो एक अच्छा भाव है इस प्रोडक्ट का किसानों को वहाँ मिलेगा।
और इधर सोनीपत में 10वीं का हिंदी का पेपर लीक करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पेपर सोनीपत के जागसी गांव से लीक हुआ और जिस छात्र ने पेपर का फोटो खिंचवाया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि वायरल पेपर में हिडन कोड थे जिसके आधार पर जानकारी मिली कि पेपर जागसी गाँव में लीक हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने जागसी केंद्र की 10वीं की हिंदी की परीक्षा भी रद्द कर दी और साथ ही जिस कमरे से पेपर लीक हुआ इस कमरे के सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और अधीक्षक और क्लर्क को भी कार्य मुक्त कर दिया गया। किसने किसने खींचा था फोटो? जी मैं तो आप ले गई जी खींच के, मैंने तो मना भी करी थी जी। कौन थे? पता नहीं जी कौन था जी, मैं जानता जी। पैसे ही लेके? ये सर आप इधर जी आपको खींच के ले गया जी। तुम्हारे सर कहाँ थे उस टाइम? सर बाहर जाए हुए थे जी, इतने जब आपको ले गए जी, क्षमा कर दे जी। तो किस किस का पेपर लिया था? किस किस का पेपर लिया था? किसी का नहीं जी। तेरा अकेला का फोटो खींचा है? नो सर, आप इधर आता जी, आप पे खींच के ले गया जी, ठाया पंचूस ने। कहाँ से उठाया? ठाया पंचूस ने। तो दूर से ही खींच लिया। सारे पेपर पलटे होंगे, पन्ने पलटे हैं? पन्ने नहीं पलटे? नो सर, बिना पन्ने पलटे? सर इसका वो यार दोस्त आया होगा सर, किसी ने इसका पेपर इसने करके सर वो फोटो खींच के ले गया सर। मेरा तो बस यही है। पेपर इसने खुद दिखाया था? यस सर, खुद दिखा रहा सर। कहाँ से आया है पेपर? कहाँ से आया था ये? भेजा था जी। किसने भेजा था? मेरा वैसे ही भेज दिया? नंबर नहीं पता? नंबर किससे मंगवाया था? वाड़े था जो। और तूने किस किस के पास भेजा है? कितने जनों के पास भेजा? वैसे लिए थे या वैसे भेजा है? यहाँ किस लिए आया था? किसके साथ आया था यहाँ? जैसे जी मेरे पास फोन आया, बाहर से एक पेपर आउट आ गया, पेपर आउट हो गया, मैं राउंड पे गया जी, तो मैंने सारे कमरा में चेक करा, 12 नंबर जो ड्यूटी दे रहा था उसके पास मेरे को फोन मिला था सर, और वो मेरी जेब में था, इतनी देर में आप आ गए जी, और 2 फोन मेरे पास मेरा था और एक उसी का है जी। साइन करवा रहे हैं जी, वो अंदर सीट पे साइन बच्चों के करने आते ही जब मेरा ध्यान पड़ा, मैं उनकी तरफ गया, आते ही मिनट 5 भी नहीं हुए थे, पेपर आते इस खिड़की में दरवाजा नहीं, मैं कुआड़ नहीं थी खिड़की में, तो आगे उसकी मोबाइल निकाला, इस बच्चे का लिया, दरवाजा नहीं है इस खिड़की के, फिर मैं पेपर पलट के दिखाया इसने, हर पेज का इसने फोटो करवाया, साइन करवाने लग रहा था, फिर मैं आगे इसके बच्चे को बनने नहीं पता लगा। आपका नाम? पेपर लीक करने वाले तो बोर्ड की कोडिंग से पकड़े गए, लेकिन स्कूलों में परीक्षा के दौरान नकलचियों पर रोक लगाने में प्रशासन असमर्थ नजर आया। पलवल जिले की बात करें तो यहाँ एक स्कूल में जमकर नकल चली। कुछ लोग सीढ़ी चढ़ लगा करके स्कूल की छत पर चढ़ गए और पर्चियां फेंकते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि नकल करवाने वाले तो स्कूल की छत पर चढ़ गए, लेकिन नकल रोकने के लिए स्कूलों में तैनात पुलिसकर्मी गेट पर ही आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस कदर सीढ़ियों पर चढ़कर पर्ची फेंके जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आराम फरमाते हुए तमाम पुलिसकर्मी जिनके ऊपर सुरक्षा के इंतजामात की जिम्मेदारी थी। सोनीपत में मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों का धरना 40 से ज्यादा दिनों से जारी है, लेकिन किसानों को उचित आश्वासन नहीं मिला, तो किसानों ने खरखौदा में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने की मांग की, साथ ही अधिग्रहित जमीन के लिए कलेक्ट्रेट रेट से 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। किसानों की कार्यालय घेराव के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तक सब कई बार 2-3 बार क्या कारण है अभी तक? वो ये कह रहे कि आपकी मांगे तो ठीक है, तो ठीक है तो सरकार मानती क्यों नहीं? हमारे को ये तो बताओ, जब अधिकार ये करें कि आप अपनी जगह ठीक हो और आपकी मांगे ठीक है, आप ठीक मांग रहे हो, गलत मांग रहे हो, चारों तरफ से बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया। जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी, जब तक इस हम यहाँ नहीं आओगे, हम उठेंगे नहीं, आप चाहे हमारा आज आ जाओ, कल आ जाओ, तो परसों आ जाओ, यहीं रहेंगे। रही बात है कि 4 गुना जो मुआवजा हमारा नहीं होगा किसानों का एक कॉरिडोर में, जब तक हम उठेंगे नहीं वहां से, ये मांगे हमारी। और इधर सिरसा में किसानों का पिछले 44 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी है। इसी कड़ी में पिछले 5 दिनों से करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं,
जिन्हें देर रात पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 3 से 4 किसान घायल हो गए और इस घटना के बाद किसानों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लघु सचिवालय के गेट पूरी तरह से बंद कर दिया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। किसानों ने अब ऐलान किया है कि आज धरने पर बैठे सभी किसान साथी भूख हड़ताल करेंगे। 3:30 बजे ताऊ को हमला बोलिया, पुलिस ने आगे चक्कन लगे। मैं एकदम डाले के आगे मेरी मंजी सीगी, मेरे एकदम कर्मचारी ने धक्का मारिया तो मेरे डाले दे हाथ बजे। मैंने कहा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताऊ दी, ट्रीटमेंट नहीं करी। ताऊ नू चक के बाहर मारिया, चला के घड़ीस के हवा तभी होंदे होंदे गड्डी दे विच सिੱਟ के ले गए। हुण असीं भूख हड़ताल ते बैठे हैं भी ओदा कल्ला ताऊ गा, हुण असीं कोई खाना नहीं खावांगे जिन्ना चिर साडा ताऊ नहीं आऊगा। कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे? अब सारे बैठे हैं जी। आज जितने आएगा लंगर बंद है हमारा, आज नहीं खाएंगे लंगर। नारनौद के जिंद रोड पर स्थित बिजली उपमंडल परिसर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौद की मीटिंग हुई, जिसमें बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। वहीं आपको बता दें, मीटिंग के बाद कर्मचारी नेता रोहताश शर्मा ने कहा कि उपमंडल अधिकारी के साथ कई बार लिखित रूप से कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बातचीत हो चुकी है, पर उपमंडल अधिकारियों का रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा। कर्मचारियों की समस्या को निपटाया नहीं जा रहा, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी के पास काम करने के लिए औजार नहीं है और न ही सामान ले जाने के लिए और लाने के लिए गाड़ी का प्रबंध है। कस्बे में वर्कलोड को देखते हुए स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है और उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन को और भी तेज करने का पर मजबूर होगी। एसडीओ साहब को हमारी समिति ने 15 तारीख को एजेंडा दिया था, बातचीत के बुला के बातचीत करके इनके साथ और इनकी समस्या का समाधान करे, लेकिन एसडीओ साहब ने बातचीत न करने की बजाय और ही ज़्यादा मतलब वो कर दिया। एक खाली एक जेई को 32 फीटर दे दिया, जो कि मानसिक रूप से परेशान हो गया, जिस कारण से न तो कार्य कर पाता है और न मतलब जनता के मतलब पब्लिक के कार्य होते हैं। और जो नाजायज बदली के उनके ऊपर मतलब इसको एजेंडा दिया था, लेकिन जो अधिकारी है दूसरे संगठनों के बीच में मतलब भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और हमारे साथ जो कि हम ईमानदारी से कार्य करते हैं उनसे बात नहीं करना चाहता, जिस कारण से हमने मतलब मजबूर होकर ये विरोध गेट मीटिंग करी। अगर आज ये समाधान नहीं करता तो कल से हम 9 से 5 धरना देंगे और सारा पेन डाउन टूल डाल बंद करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी एसडीओ नारनौद की होगी। पानीपत रोहतक हाईवे पर गांव ठार के पास बने टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहन चालकों को एनएचएआई ने बड़ी राहत दी है। टोल के मैनेजर अभिषेक बाजवा ने बताया कि अब रोहतक हाईवे से गुजरने वाली सभी वाहन चालकों को 40% टोल टैक्स कम देना होगा। इससे क्षेत्र के साथ साथ यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी और अब कार, जीप, वैन जैसे वाहनों पर एक तरफ के 60 रुपए और दोनों तरफ के 90 रुपए ही देने होंगे, जबकि पहले उन्हें एक तरफ के 100 और दूसरी तरफ के 155 रुपए देने पड़ते थे। इसके अलावा हल्के व्यावसायिक वाहनों को और मिनी बस के पहले 160 रुपए और दूसरी तरफ से 235 रुपए लगते थे, लेकिन अब एक तरफ के 100 और दोनों तरफ के 150 रुपए लगेंगे। ये एनएचएआई की नई गाइडलाइन आई है, उनके अकॉर्डिंग हमारे टोल प्लाजा के रेट 40% डिक्रीज हो गए हैं। जो कार का पहले 155 रुपये का अप डाउन था वो अब घटकर 90 रुपये हो गया है। और सर सिंगल था, जैसे सिंगल 100 रुपये था वन साइड, वो अब घटकर 60 रुपये हो गया है। ये सभी व्हीकल के लिए अप्लाई हुए हैं और जब तक एनएचएआई की नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक यही रेट रहेंगे। रोहतक हाईवे में पानीपत और मकडोली दोनों टोल हो गए। हाँ, ये दोनों टोलों के, रोहतक और मकडोली दोनों टोलों के रेट डिक्रीज हुए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।